हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम एकेडमी। बच्चों, इससे पहले हम वर्क पर एनर्जी में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, उसके बाद सब रियल फोर्सेज में नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था। कैसे हमें, जैसे हमारा फोर्स का पता है कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं तो हमेशा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेते हैं, बाकी किस रास्ते में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी क्या हम करेंगे, वर्क डन बाई टेंशन, और फिर ग्रेविटेशन के कारण जो वर्क डन होता है उस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई टेंशन। तो एक पेंडुलम है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का लेंथ L कंसीडर कर लेते हैं हम। स्ट्रिंग का लेंथ L है, इसके साथ एक बॉब है, ये बॉब है और इसका मास है m। यहाँ से इसे इस लेंथ पर डिस्प्लेस करके लेके आया है। ओके, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एंगल कुछ होगा इसका, एंगल थीटा। ओके, यहाँ से ऐसे जाएगा ये, और इधर ये एल लेंथ यहाँ से एल लेंथ से जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया फाइंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर हम इस इंस्टेंट पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर की तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है और टेंशन का डायरेक्शन ये है। फोर्स इधर है, कितना एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, टी डिस्प्लेसमेंट हम छोटा सा लेते हो डी एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब यहाँ पे वर्क डन हो गया 0। हम यहाँ कंसीडर करें तो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पे टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पे टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर जा रहा है तो इधर, अगर इधर ही आ रहा है तो ये टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर। मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा द एंगल बिटवीन टेंशन, मतलब कि फोर्स वेक्टर या फिर टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 90। क्या है, द एंगल बिटवीन tension and displacement is always 90। सो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, ऑलवेज 0। यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टेंशन क्या होने वाला है, 0। द एंगल बिटवीन टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज ऑलवेज 90 डिग्री। इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। इस केस में ऑलवेज क्या है, 90 डिग्री है, तो टेंशन वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछ सकता है कि अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है ऐसे कि ये बॉब है, ये इस पॉइंट से किसी एंगल थीटा तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये आ गया है, मास m है। ठीक है, एंगल क्या है इसका, थीटा। ठीक है, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमसे पूछता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में या फिर यहाँ से नीचे आने में कितना वर्क डन होगा। वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ज़रा, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, अगर यहाँ से इधर आ रहा है तो
क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, नीचे, या फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, नीचे। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग ग्रेविटेशन के कारण वर्क डन फाइंड करेंगे तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये टोटल लेंथ कितना था, L था। ओके, यहाँ पे यही स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे गया है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ओके, तो ये इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, L का cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से L का कंपोनेंट ब्रेक किया, L cos थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा। तो टोटल है L माइनस L cos थीटा। तो ये क्या बच जाएगा हमारा, ये कितना हाइट गया, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर H बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर ये A से B पे आ रहा है, कहाँ से, A से B पे आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, नीचे फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं mg L 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया वर्क डन, mg L 1 माइनस cos थीटा। ये वर्क डन का फॉर्म आ जाएगा ये। ओके, तो ऐसे यहाँ से हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका ये हाइट h है, वर्टिकल हाइट h है। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, मास m का, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये s है, ठीक है। यहाँ से एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। ओके, हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स हमें क्या लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है हमारा mg, इधर लग रहा है हमारा फोर्स नीचे mg। ओके, हमें पता है इधर का फोर्स क्या होता है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। ओके, और mg sin थीटा के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, अगर इधर की तरफ हम देखें कंपोनेंट सिर्फ कंसीडर करें, ऐसे तो हमें सामने पता है mg h, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए बस मुझे, तो mg h। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू mg sin थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg इनटू s sin थीटा, इसका sin थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये s है, ये s वेक्टर है, क्या हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ से एंगल कितना है, यहाँ से एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा s cos थीटा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा s sin थीटा, s sin थीटा। मतलब कि जो h था, दिस h इक्वल्स टू s sin थीटा, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s sin थीटा। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या हो जाएगा, ये s sin थीटा इज व्हाट, h। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg h। तो पहले जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े तो वहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर mg sin थीटा भी लेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, रिजल्ट हमारा वही है। तो दोनों तरीके से, मतलब डरना नहीं हमें क्वेश्चन देख के, कैसे भी करेंगे रिजल्ट हमारा वही आना है।
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आना है। ओके, हमसे पूछता है कि जब यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, और क्या क्या पूछ सकता है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ये हाइट हमारा h है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो नीचे आने तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा वो हमसे पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट है, मास m है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे चाहिए हमें इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इनिशियली रेस से निकलता है 0। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, s है। ओके, इधर की तरफ क्योंकि हमें पता है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है g, ये क्या होगा g साइन थीटा, ये क्या होगा g कॉस थीटा, ये वाला। इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g साइन थीटा। ओके, हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, 2a का वैल्यू कितना है g साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g साइन थीटा इंटू s हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू s साइन थीटा, और हमें पता है दिस s साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है h है, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये देखा देखा लग रहा है, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2gh। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते भी हैं, हाइट पे फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे भी हो, जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी किस पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के हाइट पर डिपेंड करता है। ओके, तो हो गया 2gh। यहाँ से हम अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने जाएं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th से, हाफ मास का वैल्यू m हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा √2gh का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू mgh। मतलब कि जो यहाँ पे इनिशियल इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन इतना तो पता है हमें, अगर रेफरेंस पॉइंट ले हम तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यही टोटल एनर्जी यहाँ पे आया है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रह गया है, जो एनर्जी इनिशियल था वही एनर्जी हो गया है, फाइनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि अभी फ्रिक्शन भी है नहीं तो एनर्जी का लॉस होगा नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस ये एक क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वर्क से रिलेटेड, इसके बाद जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्क के बारे में कि वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, हमारा वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। क्या है, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का ऑब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, और ये फोर्स इसको डिस्प्लेस कर रहा है 500 मीटर इन 10 सेकेंड। ओके, तो हमें फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर है हमारा, मतलब क्या है, ऑब्जर्वर अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व करेगा तो अलग अलग वर्क आना चाहिए। अगर वर्क अलग अलग आ गया तो फ्रेम डिपेंडेंट हुआ। अगर वर्क हमारा फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि अलग अलग पोजीशन से भी वर्क करेंगे, मेजर करेंगे तो वर्क हमारा सेम आना चाहिए। तो एक बार ऑब्जर्वर हमारा क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, ये केस 1 है हमारा, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 100 मीटर 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 500 मीटर। तो वर्क क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा 5
50,000 जूल। वर्क डन फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा हमारा 50,000 जूल। 50,000 जूल। ओके, दूसरे केस में क्या है हमारा, जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या देख रहा है कि ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। ठीक है, तो ये 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू क्या हो गया 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर चलेगा। ओके, और ये 10 सेकेंड में कितना मीटर चलता है 500 मीटर। मतलब कि ऑब्जर्वर कहीं यहाँ तक पहुँच गया है और यहाँ तक पहुँच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा ऑब्जर्वर से 500 मीटर माइनस 100 मीटर, क्योंकि हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर 10 सेकेंड में, लेकिन ऑब्जर्वर हमारा ऑलरेडी 100 मीटर चल चुका है। तो ऑब्जर्वर के लिए अब कितना है ये, बस 400 मीटर, कितना है ये 400 मीटर। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा कितना लगा है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 400 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 40,000 जूल, 40,000 जूल। ठीक है, एक लास्ट केस, मतलब क्या हुआ कि पहले केस में ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो 50,000 जूल यही फोर्स लग रहा है और यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 50,000 जूल यहाँ से, और अगर ऑब्जर्वर हमारा ये मूव करने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से तो हमारा वर्क डन चेंज हो गया, मतलब कि वर्क डन इज ए फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, एक और केस देख लेते हैं हम। क्या है हमारा, ऑब्जर्वर जो है वो इनिशियली तो रेस्ट में था, लेकिन एक्सेलरेशन उसका हो जा रहा है 10 मीटर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता है, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड के लिए। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू टी का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा दिस इज 500। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 500, मतलब ऑब्जर्वर भी हमारा 10 सेकंड में कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे 500 मीटर चल चुका है, और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा ऑब्जर्वर के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए कितना हो जाएगा 0, तो वर्क डन कितना हो गया 0, मतलब कि इस फ्रेम से ऑब्जर्वर के फ्रेम से कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो हमें इतना समझ में आता है कि वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क हमारा फ्रेम से इंडिपेंडेंट नहीं होता, वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जबकि फोर्स क्या होता है फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है mg, मतलब लगेगा। ठीक है, चाहे ये कहीं पे भी हो, किसी ग्राउंड से देखें फिर भी mg फोर्स लग रहा है, यहाँ से देखें फिर भी mg फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम, या फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्स हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, बट इट्स वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, मतलब कि वर्क हमारा फ्रेम से डिपेंड करता है। अलग अलग पोजीशन से अगर हम लोग वर्क फाइंड कर रहे हैं अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट था, हम लोग वर्क के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर कर्व फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग फाइंड किए थे ये सम रियल फोर्स, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सबके कारण हम लोग वर्क डन फाइंड करना सीख चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आएगा एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर हम लोग आगे उसको मूव करेंगे। ओके, तो अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो अपलोड होगा दैट विल बी ऑफ एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।